आप सभी का हमारे प्रशस्त अकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अवश्य ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप हिंदी की चाहे जिस भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे वहाँ पर ये प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। साहित्य की विभिन्न विधाओं के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर हैं, आप उन्हें देखकर लाभ उठा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। और आज के प्रश्न को देखा जाए, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार संत जो हैं वो 12 माने गए हैं। और आलावर जो कहीं इनका नाम आलवार मिलता है, कहीं आलवर मिलता है, तो आलवार संत जो थे वो तमिल कवि संत थे। और इनका जो समय माना गया वो 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच माना गया। इनके पदों का संग्रह जो है वो दिव्य प्रबंध कहलाता है। अगला प्रश्न है, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? यह है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में कैमास वध है। जो सबसे दुखदाई घटना है वो पृथ्वीराज रासो में कैमास वध है। और जो परमाल रासो है ये जगनिक की रचना है, जगनिक की रचना है। और खुमान रासो जो है वो दलपत विजय की रचना है, दलपति विजय की रचना है। और बीसल देव रासो जो है वो नरपत नाल की रचना है, नरपत नाल। और इसका जो समय शुक्ल जी माने हैं वो 1155 ईस्वी माने हैं। इसमें 4 खंड हैं और इसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता है। और पृथ्वीराज रासो ये चंदर बरदाई की रचना है। इसमें जो है 68 छंदों का प्रयोग है और 69 सर्ग इसमें रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? तो ये है पौंचर्यु। स्वयंभू की रचना जो है पौंचर्यु, स्वयंभू इसके लेखक हैं। इसमें 5 कांड हैं। इसीलिए चूँकि अपभ्रंश भाषा में इन्होंने राम का चरित्र लिखा है, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो डिंगल भाषा है। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी गई है? यह है बीसलदेव रासो। और देखिए अभी ऊपर बताया गया कि इसका प्रकाशन वर्ष 1155 ईस्वी है और यह एक श्रृंगारिक रचना है। और एक प्रमुख तथ्य इसमें जो है कि हिंदी में 12 मासा का प्रथम वर्णन सर्वप्रथम बीसलदेव रासो में मिलता है। तो एक प्रश्न से हमें 2 प्रश्न देखने को मिल गए। बीसलदेव रासो, इसकी रचना नरपत नाल की और अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना कौन सा? बीसलदेव रासो। प्रकाशन वर्ष 1155 ईस्वी, श्रृंगारिक रचना है और हिंदी में प्रथम 12 मासा का वर्णन बीसलदेव रासो में है। पंडित सयल सत्य बखाणे देहं बुद्ध बसंत न जाने, यह किसकी पंक्ति है? पंडित देहं सकल बखाणे, यह है सरहपा की पंक्ति है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। इसके अनुसार तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार माना गया है, लेकिन ये सर्वमान्य है। और विद्यापति को बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि मुंज को रामचंद्र शुक्ल ने और
रामचंद्र शुक्ल ने और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है। और पुष्प को शिव सिंह सेंगर ने माना है। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? तो यह है परमाल रासुम। इसके जो नायक हैं आल्हा और उदल हैं। और इसमें एक मुख्य तथ्य ये है कि आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में तत्कालीन फर्रुखाबाद के जो जिलाधीश थे चार्ल्स इलियट, उन्होंने प्रकाशित कराया था। और एक प्रश्न आता है कि आल्हा कब गाया जाता है? तो आल्हा जो है उत्तर प्रदेश में गाया जाता है और ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में ये गाया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना है। सराफा को किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने। और विद्यापति को डॉक्टर बच्चन ने माना है। और अमीर खुसरो को डॉक्टर रामकुमार वर्मा अवधि का प्रथम कवि मानते हैं। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना गया है? नाथ साहित्य के जो आरंभकर्ता हैं, साहित्य पूछ रहे हैं न कि नाथ संप्रदाय, तो नाथ साहित्य के जो आरंभकर्ता हैं वो गोरखनाथ हैं। जबकि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक अगर पूछता है तो कहीं तो मत्स्येंद्र नाथ मिलते हैं और कहीं गोरखनाथ मिलते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को माना है। और चंद्रवरदाई को हिंदी महाकाव्य लिखने वाला प्रथम कवि भी माना है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों के कथन मिलते जुलते हैं, इसलिए हम ध्यान से देखेंगे। ये चित्तवृत्ति कह रहे हैं, चित्तवृत्त, तो चित्तवृत्त का प्रयोग महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी अपनी परिभाषा में किया है, लेकिन उन्होंने संचित प्रतिबिंब जो कह दिया, संचित प्रतिबिंब, ये परिभाषा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हो जाती है। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, चित्र का नाम कविता है, और वहाँ का है चित्तवृत्त का संचित प्रतिबिंब होता है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? यह रचित है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने ये किसके लिए कहा है? निजामुद्दीन औलिया के लिए। निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर उन्होंने ये कहा था, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? यह किया है अमीर खुसरो ने। अब देखिए प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 ही दिया है। इसके अतिरिक्त भी अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है कि आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो अमीर खुसरो ने। या पूछा जाता है कि खड़ी बोली का आदि कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को ही माना जाता है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? ये देखिए थोड़ा सा संदिग्ध हो जाता है। ये कीर्ति सिंह के दरबार में भी थे, तो जब कीर्ति सिंह अकेले हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन में शिव सिंह भी दे देते हैं तब थोड़ा सा गड़बड़ होता है, क्योंकि दोनों के दरबार में रहे थे, लेकिन प्रथम बार जो रहे थे वो कीर्ति सिंह के दरबार में। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? सिद्धों और नाथों की सूची में निष्ठ है। ये प्रश्न थोड़ा सा
कन्फ्यूज़न वाला। यहाँ उत्तर सरहपाद दिया है, लेकिन सरहपाद नहीं होंगे। सिद्धों और नाथों की सूची में मत्स्येंद्र नाथ का नाम लिया जाता है कि सिद्धों में भी थे और बाद में अलग होकर नाथ संप्रदाय में चले गए। आला खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आला खंड जो है वो परमाल रासों को कहते हैं। और इसमें हम देखे ही इसका जो आला खंड का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने कराया था? चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में। और इसके रचयिता कौन है? जगनिक हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। रचना से नहीं, रचना के जो कवि हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी जरूर हो जाती है। देखिए यहाँ ये जो प्रश्न आया है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे, ये अपने यहाँ ELT 2018 हिंदी के पेपर में भी आ चुका है और ये अभी RPSC 2014 में भी आया। तो इस तरह से अगर हम प्रश्न दोहराते हैं तो आने वाली परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न भले न मिले, लेकिन जो ऑप्शन होते हैं उससे प्रश्न जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं और एक आइडिया हमको पता चल जाता है कि किस तरह से प्रश्न आ रहा है और किस तरह से हमको हल करना है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है कि विद्यापति के अधिकतम पद जो है वो श्रृंगारिक हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको श्रृंगारिक कवि माना है। इसके अतिरिक्त बच्चन सिंह और डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी विद्यापति को श्रृंगारी का कवि मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें श्रृंगार रस का सिद्ध कवि, वाक सिद्ध कवि कहते हैं। वाक सिद्ध कवि, श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थान में होगा तो ये होगा दोहा या दूहा, दोहा या दूहा कि आगे पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के अनुसार या आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। तो डॉक्टर वूलर जो है पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक मानते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो ये राउल बेल है। देखिए ये प्रश्न यूपी TGT PGT में एक प्रश्न से जरूर रहता है, चाहे पूछ ले कि शिलांकित रचना कौन सी है, प्रथम गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सी है, या प्रथम नारी के नखशिख वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो राउल बेल है। और देखिए यह एक चंपू काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, राउल बेल। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका है? ये है दामोदर। और वर्ण रत्नाकर जो है वो ज्योतिश्वर ठाकुर का है, ज्योतिश्वर ठाकुर का। और इसमें मैथिल
का प्रयोग सर्वप्रथम ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया है। और परमात्म प्रकाश जो रचना है वो किसकी है, ये कमेंट करके बताइए। फिर है बीसल देवरासो, खालिगबारी, भरतेश्वर बाहुबली रास और दोहा कोस, यहाँ मिलान करना है। बीसल देवरासो, तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि कौन कौन है। सरापाद है, नरपतनाल है, शालभद्र सूरी हैं, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो विद्यापति की कोई रचना यहाँ नहीं, पहले इनको हम कट करेंगे। फिर उसके बाद इसमें मिला लेते हैं कि बीसल देवरासो जो है वो नरपतनाल, खालिगबारी जो है वो अमीर खुसरो की रचना है, भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालभद्र सूरी की रचना है, दोहा कोश जो है वो सरहपाद की रचना है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इसमें कथन पूछ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। देखिए इसमें ध्यान से पढ़िए, ऐसे प्रश्नों को कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। जब जनता के चित्तवृत्ति में परिवर्तन होगा तो साहित्य में भी परिवर्तन होगा। तो ये कथन गलत हो गया, परिवर्तन नहीं होता नहीं, परिवर्तन होता है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, मतलब जैसे जनता की चित्तवृत्ति होती है, उनकी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से साहित्य में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये देखिए प्रतिबिंब जो होता है ये दिए हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। इस तरह से ए गलत बी सही, किस ऑप्शन में है, ए गलत और आर सही। फिर अगला प्रश्न है गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। तो गोरखनाथ ने हठ योग साधना पद्धति का प्रयोग किया है, जहाँ हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र। ये भी LT 2018 में पूछा गया था कि हठ में हा का अर्थ क्या है और ठा का अर्थ क्या है। तो हठ, हा में हा जो है वो सूर्य है, सूर्य लिया गया, और ठा का अर्थ लिया गया चंद्र। पाहुण दोहा ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो पाहुण दोहा जो है राम सिंह की रचना है, और मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किसका है। तो अमीर खुसरो का। उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, जो कुछ मुझसे पूछना वह हिंदी में पूछूं। इनकी रचना जो है खालिगबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने हैं। देसिल बयाना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम क्या है। तो विद्यापति हैं। देसिल बयाना सब जन मिठा, ये आदिकालीन कवि विद्यापति का कथन है, और ये राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, और ये शैव संप्रदाय के मानने वाले थे। इनकी रचनाओं में कीर्तिलता का पदावली जो है वो महत्वपूर्ण है। पदावली इनकी रचना जो है मैथिली में है, और इसी के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। प्रश्न आता है कि किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया। तो वो कहा गया है पदावली के आधार पर। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है। तो सारंगधर पद्धति जो है वो सुभाषित संग्रह है, और इसमें कवि का नाम पहले ही दिया है सारंगधर, ये हम देख ही रहे हैं। तो किसकी रचना है, सारंगधर की है। किस प्रकार की रचना है, सुभाषित संग्रह है, और इसमें शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं।
इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। आशा है कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।